ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। इस रिवीजन सेशन के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले एनजीओ के ऑडिट के रिगार्डिंग, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पार्ट रहने वाला है। बाकी आपको इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो चैप्टर नंबर 9 के पूरे रिवीजन वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो एनजीओ का मतलब क्या होता है। एनजीओ का मतलब होता है सर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वाह क्या जबरदस्त बताया मैंने भी, है ना। लेकिन इसके अंदर होता है ऐसा है कि मेंबर्स से या कॉन्ट्रीब्यूटर्स या डोनर्स से पैसा लेते हैं और वो कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, सोसाइटी के लिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एजुकेशन प्रोवाइड कराना, फूड शेल्टर प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक असिस्टेंस देना, या मान लो कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसको मैनेज करना। ऐसे अच्छे अच्छे कामों को कराया जाता है एनजीओ के द्वारा। इस दुनिया में कुछ अच्छे अच्छे नामचीन एनजीओ है, जैसे क्राइड चाइल्ड रिलीफ एंड यू, नोरैड, यूनिसेफ, और ये सब चीजें इसके मतलब कुछ मतलब ऐसे फेमस एनजीओज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर एनजीओ के अंदर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सेम जो कोऑपरेटिव इसमें अपन ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली एनजीओ वो एज अ सोसाइटी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, या एज अ ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट हो सकती है, या एज अ सेक्शन 8 भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा सारे जितने भी एनजीओ है सबके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगता है, और एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी लगता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। ओके सर, अब हम लोग एनजीओ के अंदर मेजरली दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि एनजीओ को पैसा आता कहां से है और एनजीओ पैसा लगाता कहां पे है, यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। सर अगर सोर्सेज ऑफ फंड्स की मैं बात करूं तो एनजीओ को बेटा डोनेशन या ग्रांट से पैसा मिलता है, जो इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैपिटल रिसीट होता है क्या? यस सर, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैपिटल रिसीट होता है। तो ये पीएनएल के अंदर क्रेडिट होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। अब ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन दो तरीकों से आ सकता है, एक तो कॉर्पस फंड या रिवॉल्विंग फंड के अंदर आ सकता है। सर एक बात ध्यान रखना, ये कैपिटलाइज नेचर का होता है। रिवॉल्विंग फंड का मतलब क्या है? जिसके अंदर पैसा है तो एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को उस रिवॉल्विंग फंड में से लोन दे सकती है। अब लोन के ऊपर जो ब्याज मिलेगा ये एनजीओ के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनजीओ उस ब्याज को कॉर्पोरस फंड में ही या रिवॉल्विंग फंड में ही डाल देती है, या हो सकता है एनजीओ उस इंटरेस्ट को क्या करे, पीएनएल के अंदर क्रेडिट करे। फिर से सुनना जो मैंने अभी बात बताया आपको। इसके अलावा सर एनजीओ के ऊपर जितने भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं एज पर दी स्पेसिफिक डायरेक्शंस, तो वो इनकम का पार्ट नहीं बनते हैं एनजीओ के अंदर, मतलब इनकम टैक्स से वो एग्जेम्प्ट माने जाते हैं। अब मैंने जो आपको रिवॉल्विंग फंड के बारे में यहाँ पे बताया था, ये उसके बारे में बात किया गया है। इसके अलावा अगर एनजीओ को पैसा मिलता है कोई स्पेसिफिक असेट्स को एक्वायर करने के लिए, तो एनजीओ ने उन पैसों से एक्वायर करना चाहिए, उन असेट्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिस पर्पस के लिए ग्रांट्स मिला है। इसके अलावा अगर एनजीओ को काइंड में कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब चीजें, तो उसको वो भी एनजीओ एक्सेप्ट कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ओके सर, एनजीओ अपने पैसे को अप्लाई कहाँ कहाँ पर करता है, मतलब कहाँ पर एनजीओ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स करता है? तो देखिए, एनजीओ एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, मतलब एनजीओ को बनाने के लिए खर्चा कर सकता है। दूसरा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस के खर्चे, उसको मेंटेन करने के खर्चे, सैलरीज के खर्चे। फिर इसके अलावा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, या चैरिटीज होते हैं, या डोनेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो एनजीओ कर सकता है। सर अब यहाँ पे देखो, बोल के रखा है कि सर जितने भी यहाँ पे ऑडिट है, सर ऑडिट कौन करवाता है? तो सबसे पहली बात ट्रस्ट है, तो मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट ऑडिटर को चूज करती है। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो मेंबर चूज करते हैं बेटा ऑडिटर को। ठीक है, एक बात बता दूं मैं आपको कि सर एनजीओ की जितनी भी रिपोर्ट होती है ना, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड से 60 दिन के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट करना पड़ता है। सर इस बात का ध्यान रखना है एनजीओ की, कि क्या कहा मैंने? बोलो। एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सर अपन ने यहाँ पे बात किया। ओके सर, इसके अलावा जब मैं प्लान करता हूं ऑडिट को एनजीओ के, तो मैंने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक हटके क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे जब मैं प्लान कर रहा हूं तो आपने मिशन एंड विजन ऑब्जेक्टिव्स को चेक करना है बेटा एनजीओ के। दूसरा, रेलेवेंट स्टैट्यूज जो एप्लीकेबल हो रहे हैं एनजीओ के ऊपर, वो आपने देखना है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एनजीओ के देखना है। मिनट्स ऑफ मीटिंग एनजीओ के देखना है। मटेरियलिटी लेवल चेक करो ऑडिट में। फिर इसके अलावा जो अगर कोई एक्सपर्ट्स है तो उनकी रिपोर्ट्स क्या इशू हुई है, और प्रीवियस ईयर की ऑडिटर की रिपोर्ट भी आप क्या करोगे?
चेक करोगे। ओके सर, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कॉर्पस फंड होता है। बेसिकली आपको चेक करना पड़ता है कि डोनर ने जो लेटर दिया है क्या वो एग्री कर रहा है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में, क्योंकि कैपिटल रिसीट ये बनेगी। दूसरा सर रिजर्व्स, आपको चेक करना है कि अगर कोई भी असेट बिकता है तो जितना भी ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट हमने बेचा है वो पूरा के पूरा कैपिटल रिजर्व से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ये एक नया बात है। फिर एनमार्क फंड्स होते हैं बेटा। एनमार्क फंड्स का मतलब क्या होता है सर, ऐसा पैसा जो मुझे मिला है जिसको मैं इन्वेस्ट करके रखता हूं बेटा, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आईसीआई को बहुत सारे जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है सिटी की, वो आईसीआई को पैसा देती है और कहती है ये 20 लाख रुपए में से जो भी सब्जेक्ट टॉपर्स आएंगे आने वाले सालों में, आप उनको क्या देना, आप उनको 2100 का कैश प्राइज देना। ऐसे नागपुर में हुआ है, तो इसलिए उसे बोलेंगे एनमार्क फंड्स। इसके अलावा सर प्रोजेक्ट या एजेंसी के जो बैलेंसेस होते हैं उसको आपने चेक करना चाहिए। अगर मान लो आपने कोई लोन दिया है तो जो काउंटर फॉइल है उसको ऑडिटर चेक करेगा। फिक्स असेट्स को ऑडिटर चेक करेगा कि टाइटल वगैरह से बराबर से एनजीओ का है क्या। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बनाया जाता है जिसके अंदर एनजीओ ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी पूरी डिटेल्स होती है, तो उन बात को भी ऑडिटर चेक करेगा। सर अगर एनजीओ के पास कोई कैश है, इंप्रेस बैलेंसेस है जो आप पढ़ते हो पेटी कैश के अंदर, वो चेक करेगा। बैंक बैलेंस के लिए बीआरएस प्रिपेयर किया है क्या बैंक बैलेंस, और इसको मैच करने के लिए सर इन्वेंट्री के लिए मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट मांग लेंगे कि इन्वेंट्री को वो वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है और वो है प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम एक्सपेंसेस। सर अपने को यहाँ पे देखना है कि एग्रीमेंट को चेक करना है कि जो डोनर या कॉन्ट्रीब्यूटर जो अपने को सपोर्ट कर रहा है कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के लिए, क्या उसने वाकई हाँ बोला है क्या। और दूसरा जो उससे पैसा मिलेगा वो मैं दूंगा सामने बेटा किसी को। तो मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो क्या मैं प्रॉपरली टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास जमा कर रहा हूँ और रिटर्न्स को फाइल कर रहा हूँ क्या। इसके अलावा जितने भी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है जैसे पीएफ, एम्प्लॉइज के एलआईसी का खर्चा, एम्प्लॉइज के ईआईसी का खर्चा, एम्प्लॉइज के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जैसे सैलरीज हो गए और बाकी सब चीजें, ये सही टाइम पे डिडक्ट करके बराबर से मैंने जमा करवाने चाहिए। ओके सर, अब एनजीओ पैसा कहाँ कहाँ से कमाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सर एनजीओ को ग्रांट्स रिसीव हो सकता है बेटा, फॉरेन से भी ग्रांट्स रिसीव आ सकता है। इसके अलावा फंड रेजिंग प्रोग्राम, जैसे टप्पू सेना ने बेटा प्रोजेक्ट रोशनी किया था तो उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था जिसके अंदर उन्होंने एक एक्टिंग किए और उससे फंड रेज किए, उसे फंड रेजिंग प्रोग्राम बोला जाता है। खैर जो भी पैसा आ रहा है इसको आपको डायरेक्टली डेली के डेली बैंक में डिपॉजिट करना होता है। इसके अलावा एनजीओ के लोग मेंबर बनते हैं पैसा देकर, तो हो सकता है ये एनुअल फीस हो सकता है ये वन टाइम फीस हो सकता है ये लाइफ मेंबरशिप फीस हो। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे एनजीओ कुछ मैगजीन्स को, कुछ सर्कुलर्स को, कुछ जैसे आईसीआई की जर्नल्स होती है और आईसीआई उसके लिए आपसे पैसा लेता है, ठीक उसी प्रकार से एनजीओ भी ऐसे कुछ चीजों को चालू कर सकता है। हाँ, इसके अलावा सर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर मान लो एनजीओ ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है या डिविडेंड, तो उसको डिविडेंड रिसीव होगा या इंटरेस्ट रिसीव होगा। अगर कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है तो उनसे भी एनजीओ क्या कर सकते हैं सर, उनसे भी एनजीओ पैसा कमा सकते हैं। राइट, तो ये हुआ पूरे पूरे एनजीओ का रिविजन। अब हम लोग क्विकली चलते हैं और हम लोग सोसाइटीज का भी रिविजन करेंगे, सोसाइटीज एंड ट्रस्ट का। यस, चलो आ जाएंगे सारे के सारे लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सोसाइटी एंड ट्रस्ट का रिवीजन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आ जाओ। देखो, अगर आपने अगर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एज अ पब्लिक ट्रस्ट, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बनाया है एज अ पब्लिक ट्रस्ट, तो इस सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा सर। लेकिन अगर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट नहीं है स्टेट का, तो उस सिचुएशन के अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, इसके अलावा सोसाइटीज के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 लगता है। अगर एज अ कंपनी बनाया तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तो एप्लीकेबल होना ही होना है। ठीक है, फिर बेटा कुछ जनरल से किताबें आपको मेंटेन करना होता है, जैसे कैश बुक, लेजर, जर्नल, कॉपीज वगैरह एकदम क्रोनोलॉजिकल नंबर होना चाहिए, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी ये ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, इन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता
है। सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बुक्स अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है बेटा, वो प्रॉपरली मैच कर रहे हैं अंडरलाइन रिकॉर्ड से। एएस का और एसए का फॉलो करके चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे चेक करता है और देखता है कि सारे रिकॉर्ड्स बराबर से है क्या, गैप के प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं क्या, और फिर मैं आखिरी में क्या दे देता हूं, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं। इस बात के लिए मुझे क्या करना चाहिए सर, अपने वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना चाहिए। वर्किंग पेपर्स के अंदर क्या क्या आता है, ये सेम बात है जो ऐसे 230 के अंदर बोली गई है, जैसे क्या काम हुआ और किसने और कितना किया। दूसरा, सर कुछ इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांगा गया था क्या और वो मिला क्या। तीसरा, डिसीजंस ऑन वेरियस पॉइंट्स टेकन, कौन सी बातों पर अलग अलग डिसीजन लिया गया है, क्या कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किया गया है क्या फॉर ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त कोई प्रोनाउंसमेंट का सहारा लिया है क्या। और फिफ्थ, मैनेजमेंट या क्लाइंट से कोई सर्टिफिकेट्स अपने को मिले हैं क्या। इस बात का अपन लोग क्या करते हैं सर, वर्किंग पेपर्स के अंदर चीजें डालते हैं। ओके सर, एक और बात ध्यान रखना कि जो आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो कुछ इस तरीके से बनाने चाहिए आपने कि जो एविडेंस दे किस बात का, कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है वो उसने एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड हुआ है ओपिनियन। दूसरा सर, उसका जो ओपिनियन है जितने भी फैक्ट्स के बारे में उसे पता चला और जो भी एक्सप्लेनेशन असेसी से उसे मिले उसके ऊपर उसका ओपिनियन बेस्ड है। तीसरा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो कंप्लीट है और ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और चौथा, ऑडिटर ने खुद का दिमाग यानी कि रीजनेबल टेस्ट का एप्लीकेशन किया है और फिर वो किसके ऊपर पहुंचा है, नतीजों के ऊपर पहुंचा है। ये चारों बातें आनी चाहिए। इस तरीके से आपने वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करो कि ये चारों बातों का आपको क्या मिले बेटा, सबूत मिले। क्या मिले बोलो जल्दी से, सबूत मिले। ओके, अब मैं बात करूंगा आपके साथ ट्रस्ट के बारे में। सर ट्रस्ट के केस में क्या होता है, ट्रस्ट के केस में ये बोला जा रहा है कि आपके जो अकाउंट्स है वो रेगुलरली आपको मेंटेन करना है। जितने भी रिसीट्स और डिसबर्समेंट है ये एज पर जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो जाने चाहिए। तीसरा, जो भी सर कैश बैलेंस है वो अकाउंट्स के साथ एग्रीमेंट में होना चाहिए। चौथा, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी डिटेल्ड हो। और अगर कोई भी इनएक्यूरेसी या डेफिशिएंसी आपको दिख रही है तो इस बात को आपने कंप्लाई करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर बताएगा और सामने वाला व्यक्ति कंप्लाई करेगा। सर इसके अलावा अगर फंड्स आते हैं बेटा कोई भी, तो उसको ऑब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए आपको नहीं लगाना है। इसके अलावा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज आपने मेंटेन किया है। मीटिंग जो है बेटा ये रेगुलरली समय समय पर आपने हेल्ड किया है। मिनट्स बुक को आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है। और अगर कोई एनोनिमस डोनेशंस जो आपको रिसीव हुआ है बेटा कैश में, है ना, कोई भी कैश में, तो आपको उसको प्रॉपरली आपने उसको अकाउंट फॉर किया है और वो लिमिट से एक्सीड नहीं करता। जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उस लिमिट से ऊपर वो नहीं जाता है, आपको ऐसा देखना है। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे सोसाइटीज के बारे में। तो सोसाइटीज में तो सबसे पहले आप चेक कर लो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर आप देख लो एमओए एओए और बायलॉस को, फिर बोला जा रहा है आप एफसीआरए एक्ट को देख लो, फिर बोला गया इनकम टैक्स एक्ट को देख लो। चार बातें लॉक ही कर दिए बिना इन्होंने। पहली बात क्या, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, फिर बोला एमओए एओए, फिर बोला एफसीआरए, फिर बोला इनकम टैक्स एक्ट, और आखिरी बेटा इंटरनल कंट्रोल देख लो जितने भी डोनेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है कि वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए मदद कर रहे हैं क्या। जितने भी डोनेशन और एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो इन लाइन होना चाहिए किसके साथ, ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी के साथ। तो बस आपको क्या कर लेना है सर, बस आपको उतना चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसके साथ आपका क्या कंप्लीट होता है सर, ऑडिट ऑफ सोसाइटी, और ये सारी चीजें भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होता है आपका कौन सा सर, यहाँ पे होता है आपका एनजीओ और बाकी चीजों से रिलेटेड ऑडिट भी समाप्त। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।